अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, हमने आज कुछ इंटरनेट इशू है जिसकी वजह से हमें क्लास रोकनी पड़ी। सारी सर्विसेज डाउन है तो क्लास ऑनलाइन रिले नहीं हो सकती, तो मैं क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं उसको बाद में फिर इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। अभी हम जिस कॉन्सेप्ट पर थे, जब हमने क्लास रेगुलर में शुरू की थी तो हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो कॉन्सेप्ट है जहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। अब जरा पहला कॉन्सेप्ट देखें। चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि आप मैकेनिकल एनर्जी मतलब मोशन, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। शर्त यह है कि वहां पर क्या प्रेजेंट हो, मैग्नेटिक फील्ड। शर्त यह कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो। और इसकी जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो क्या है, जनरेटर है। जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। अब इसमें देखो कि दो डिवाइसेस हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। एक डिवाइस का नाम है जनरेटर और दूसरी डिवाइस का नाम क्या है, ट्रांसफार्मर। इस चैप्टर में दो मेन डिवाइसेस हैं। इस चैप्टर में दो मेन डिवाइसेस हैं, एक जनरेटर है और दूसरे का नाम है ट्रांसफार्मर। अब अगर हम शुरू करें तो इस चैप्टर में दो मेन लॉज हमने पढ़े हैं। इस चैप्टर में दो मेन लॉज हमने पढ़े हैं। पहले लॉ का नाम क्या है, फैराडे लॉ, और दूसरे लॉ का नाम क्या है, लेंजेस लॉ। ये चैप्टर दो लॉस पर बेस करता है। फैराडे ने अपने लॉ में क्या कहा था, उसने कहा था कि अगर किसी कंडक्टर से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बदले, अब जैसे ये एक कंडक्टर है और तुम उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करो तो फ्लक्स कटेगा। जैसे हम लोग वॉक थ्रू गेट से गुजरते हैं तो फ्लक्स कटता है। तो फैराडे ने कहा था कि जब किसी कंडक्टर से गुजरने वाला फ्लक्स बदलता है तो उससे क्या होता है, उससे उस कंडक्टर में क्या इंड्यूस होती है, ईएमएफ इंड्यूस होती है। और फैराडे ने कहा था कि वो जो ईएमएफ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ टर्न्स के। और दूसरा वो ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। का क्या मतलब है कि तुम जितनी तेजी से फ्लक्स काटोगे उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये फैराडे लॉ है। अब फैराडे लॉ में ये कहा गया था कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या इंड्यूस कर सकती है, हाँ, इंड्यूस ईएमएफ करंट इंड्यूस कर सकती है अगर सर्किट कंप्लीट हो। अब जरा देखो कि ईएमएफ का काम क्या होगा कि वो रेजिस्टेंस को ओवरकम करेगी और उससे करंट इंड्यूस होगा। मशहूर एग्जांपल है, दो तीन मरतबा लेटेस्ट में भी आपको मिलेगी, ये जो एक तार वाली एग्जांपल है कि अगर आप इस वायर को ऊपर नीचे मूव करें तो आप देखेंगे कि मीटर में क्या आती है, डिफ्लेक्शन। मीटर में डिफ्लेक्शन। मैंने आपको याद है क्या बताया था, कैसे पता चलता है पेपर में कि ये जो सवाल है, कैसे पता चलता है कि ये सवाल ईएम इंडक्शन पे है। सर्किट तो है लेकिन सर्किट में क्या चीज मिसिंग है, पावर सोर्स मिसिंग है। सर्किट में कोई पावर सोर्स ही नहीं है, सर्किट में कोई पावर सोर्स नहीं है। इसका क्या मतलब है, सर्किट में कोई पावर सोर्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो सर्किट है इसमें आपको पावर डिलीवर नहीं हो रही बल्कि आपको पावर जनरेट करके देगा। अब कैसे जनरेट करेगा, जब आप इस तार को ऊपर मूव करेंगे नीचे मूव करेंगे तो यहां पर फील्ड लाइंस है, फ्लक्स है। ये जो तार है जब ऊपर नीचे मूव करेगी तो क्या होगा, ये इस फ्लक्स को काटेगी। जैसे मैंने एग्जांपल दी ना, वॉक थ्रू गेट से गुजरते हो तो फ्लक्स कटता है, नजर तो नहीं आता लेकिन कटता है। जब फ्लक्स कटेगा तो उससे क्या इंड्यूस होगी,
ईएमएफ, और वो ईएमएफ आपको यहाँ वोल्टेज क्रिएट करके देगी। फिर इनकी फेवरेट एग्जांपल जो पता नहीं 50 मरतबा मेरे ख्याल में पेपर में आई होगी, ये जो बार मैग्नेट है इसके करीब ये जो ग्रीन कलर की लाइंस हैं ये क्या है, फ्लक्स है। ये एक सोलिनॉइड है और नीचे गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, सेंटर जीरो। जब ये बार मैग्नेट इसके करीब आएगा, जब बार मैग्नेट सोलिनॉइड के करीब आएगा तो ये जो नीडल है ये वाइब्रेट करेगी, हिलेगी। क्यों? क्योंकि जब ये वाला फ्लक्स इसमें कटेगा तो फ्लक्स कटने से क्या चीज इंड्यूस होगी, ईएमएफ, और ईएमएफ इसमें डिफ्लेक्शन क्रिएट करेगी। फैराडे ने कहा था कि जितना तेजी से फ्लक्स काटोगे उतना ज्यादा ईएमएफ आएगी। अगर तुम इसको रोक लो तो ये जो ईएमएफ है ये किस पे चली जाएगी, जीरो पे। ये ईएमएफ जीरो पे क्यों जाएगी, क्योंकि फ्लक्स कटना बंद हो गया। अब फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, जब फ्लक्स कटना बंद हो जाएगा तो फिर ईएमएफ क्या हो जाएगी, जीरो, स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद लेंजेस लॉ, लेंज ने क्या कहा था, उसने कहा था, उसकी स्टेटमेंट क्या थी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द सोर्स प्रोड्यूस। आसान लफ्जों में इसका क्या मतलब था कि जो कुछ आप करोगे ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए, ईएमएफ उसको अपोज करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल जब गाड़ी रोड पे चलती है तो गाड़ी के रोड पे चलने की वजह से गाड़ी के टायर और रोड के बीच में क्या आती है, तो गाड़ी की मोशन उसको प्रोड्यूस कर रही है ना। लेकिन फ्रिक्शन पैदा होने के बाद उस मोशन को क्या करती है, उस मोशन को अपोज करती है। जिसने उसको प्रोड्यूस किया, फ्रिक्शन को किसने प्रोड्यूस किया, मोशन ने। लेकिन फ्रिक्शन किसको अपोज कर रही है, उसी मोशन को अपोज कर रही है। इसी तरह फैराडे ने कहा था कि जब तुम किसी सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस करोगे तो सर्किट उसको अपोज करेगा। अब तुम बार मैग्नेट को करीब लाने से ईएमएफ इंड्यूस हुई, ईएमएफ इंड्यूस होने से करंट इंड्यूस हुआ। लेकिन करंट जब इंड्यूस हो गया तो वो इस सर्किट में, वो जो तुम्हारा इंड्यूस करंट है वो इस सर्किट में क्या इंड्यूस करेगा, मैग्नेटिज्म। इस मैग्नेटिज्म में वो जानबूझ के इधर नॉर्थ बनाएगा ताकि वो इस आने वाले नॉर्थ को रिपेल करे। जो तुम करोगे सिस्टम उसको अपोज करेगा, और ये किसके अकॉर्डिंग है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के। तो लेंज लॉ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, जो भी आपका एक्शन होगा ईएमएफ इंड्यूस करने का, ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद जो मैग्नेटिज्म लेकर आएगी वो मैग्नेटिज्म आपको अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू। इसका मतलब ये कि सॉलिनॉइड में इधर देखो कौन सा पोल बनाया इसने, नॉर्थ। क्यों? ताकि वो इस नॉर्थ को, अच्छा अब अगर तुम इसको रोको और रोक के अपने बार मैग्नेट को रिवर्स कर लो, अगर तुम बार मैग्नेट को रिवर्स करोगे तो ये सॉलिनॉइड यहां क्या बना लेगा, साउथ। क्यों? ताकि अट्रैक्ट करे और इसको पीछे होने से रोके। जैसे तुम गाड़ी को रोको और रिवर्स करो तो फ्रिक्शन क्या करेगी, जब गाड़ी फॉरवर्ड जाएगी तो फ्रिक्शन बैकवर्ड होगी। अगर तुम गाड़ी को रोको और गाड़ी को रिवर्स कर दो तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ने ये कसम उठाई हुई है कि फ्रिक्शन ने क्या करना है, अगर किसी चीज को ऊपर फेंको तो एयर रेजिस्टेंस किस तरफ होती है, और अगर किसी चीज को नीचे फेंकें तो अपवर्ड हो जाती। क्यों? उसका काम क्या है। तो जब तुम इस बार मैग्नेट को राइट को ला रहे थे तो इधर कौन सा पोल बना, नॉर्थ, ताकि अपोज करे। और जब तुम बार मैग्नेट को लेफ्ट लेकर जाओगे तो इधर कौन सा पोल बना लेगा, साउथ। क्यों? अपोज करे। अच्छा, पोल बनने का रीजन क्या है, जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो ईएमएफ क्या प्रोड्यूस करती है, करंट, और वो करंट जाके सॉलिनॉइड में क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिज्म। तो अब ये इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैप है। अगर तुम इसको गौर से देखो कि अगर तुम करंट से मैग्नेटिज्म बनाओ उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और अगर मैग्नेटिज्म से करंट बनाओ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये दोनों किससे कनेक्टेड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो अब तुम्हें अच्छे से याद कर लो, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यस, ये इसका कोर हो गया। व्हाट इज अ जनरेटर? A generator converts mechanical energy into electrical energy. Generators by default कौन सा करंट बनाते हैं? AC। अब ये AC का स्केच है। AC जो होता है उसके स्केच में पॉजिटिव भी है और AC के स्केच में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। दोनों क्यों हैं? क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में तुमने पढ़ा है कि क्या ये करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है। ऑल्टरनेटिंग करंट यही होता है ना कि अगर ये तार है तो वो यूं जाएगा फिर यूं आएगा, फिर यूं जाएगा यूं आएगा। तो ये करंट अपनी डायरेक्शन को बार बार रिवर्स करता है। स्ट्रक्चर, जनरेटर का स्ट्रक्चर क्या है? नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है और बीच में क्या रखी हुई है? कॉइल। और कॉइल किस पे माउंटेड है? एक्सल पे। जब हम एसी जनरेटर बनाते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं? स्लिप रिंग। लगाने का मकसद ये है कि ये कॉइल तो घूमेगी लेकिन स्ट्रक्चर नहीं घूमेगा। अगर मैं ये तार उठाऊं और इसको मैं ऐसे घुमाना शुरू करूं तो तार टेंगल हो जाएगी, यही होगा ना। लेकिन ये क्यों नहीं टेंगल होती? क्योंकि स्लिप रिंग लगे हुए हैं जो कि आपके स्ट्रक्चर को और इसको सिर्फ घूमने की हद तक टच करते हैं। अच्छा, हम इस कॉइल को खुद से घुमाते हैं। जब हम कॉइल को घुमाएंगे तो जो कॉइल घूमेगी तो कॉइल घूमते वक्त किसको काटेगी? यहां पर क्या है? देखो, ये जो नजर मैंने लाइनें ड्रॉ की हैं, ये लाइनें किसको शो कर रही हैं? फ्लक्स कटेगा और उससे क्या इंड्यूस होगी? ईएमएफ। तुम इस एनिमेशन को दोबारा देखो और इससे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है। अगर गौर से देखोगे तो जनरेटर कॉइल घूम रही है, ठीक है, जनरेटर कॉइल घूम रही है और फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है। अब तुम्हें गौर से देखना है कि जब कॉइल वर्टिकल हुई तो आउटपुट पर वोल्टेज क्या है? इस वक्त कॉइल वर्टिकल है तो व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज? है ही नहीं, क्या है? जीरो। अच्छा, कॉइल को घूमने दें। अब कॉइल हॉरिजॉन्टल हो गई। अब नजर आ रहा है ना स्पार्क? तो अब आउटपुट वोल्टेज क्या है? मैक्सिमम। जब जनरेटर कॉइल को तुम वर्टिकल पोजीशन पे लाए, अब देखो आउटपुट पर वोल्टेज क्या है? जीरो हो गया। और जब जनरेटर कॉइल हॉरिजॉन्टल हुई, अब आउटपुट वोल्टेज क्या है? तो जब जनरेटर कॉइल घूमती है तो फ्लक्स कटेगा। कॉइल हम घुमा रहे हैं, फ्लक्स कटने से ईएमएफ बनेगी। लेकिन ये ईएमएफ कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि ये ईएमएफ मैक्सिमम होगी, जीरो होगी, फिर मैक्सिमम होगी, फिर जीरो होगी। मतलब जनरेटर जो करंट बनाते हैं वो कंटिन्यूअस नहीं होता। जब कॉइल परपेंडिकुलर टू द फील्ड है तो उस वक्त आउटपुट ईएमएफ क्या है? जीरो। और जब कॉइल पैरेलल टू द फील्ड है उस वक्त आउटपुट ईएमएफ क्या है? उस वक्त आउटपुट ईएमएफ मैक्स हो गई। इस तरह कॉइल अपनी पोजीशन बदलती जाएगी, वोल्टेज बदलता जाएगा। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ईएमएफ कंट्रोल करते हैं? पहला, यानी आप कॉइल को कितना तेज घुमाते हो। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स। तीसरा, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। चौथा, इसके एमसीक्यूज आते हैं, इसके थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। जब आप जनरेटर कॉइल को हायर स्पीड पे चलाते हो तो दो चेंजेस आती हैं। दो चेंजेस क्या है? फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और वोल्टेज। अच्छा, जब आप जनरेटर कॉइल में कोई आयरन कोर रखते हैं तो क्या बढ़ता है? और फ्रीक्वेंसी। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तब भी यही होता है। इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो क्या चीज बढ़ गई, लेकिन क्या चीज नहीं बदली? तो अब तुम याद रखना कि सिर्फ एक चीज हमारे कोर्स में ऐसी है, सिर्फ एक चीज है जो फ्रीक्वेंसी बदल सकती है जनरेटर की, और वो क्या है?
हायर स्पीड या लोअर स्पीड। बाकी चीजें जो तुमने पढ़ी, अगर तुम यहां से देखो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे वोल्टेज बढ़ जाएगा, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट रखोगे वोल्टेज बढ़ जाएगा, आयरन कोर रखोगे तो। लेकिन जब यहां तुम गौर से देखना, जब तुम यहां स्पीड बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा और साथ क्या बढ़ेगा? गुड। तो ये हमने जनरेटर की मेन फीचर्स देख लिए। ट्रांसफॉर्मर, व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर? कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर इज अ एसी वोल्टेज, क्या एसी वोल्टेज का क्या? कंट्रोलर। ट्रांसफॉर्मर एसी वोल्टेज का कंट्रोलर है। अब पीछे प्लग में 220 वोल्ट आ रहा है, ये जो लैपटॉप है इसको 10 वोल्ट चाहिए। 220 वोल्ट को मुझे किस पे लाना है? 10 वोल्ट पे। ये काम कौन करेगा? तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ ट्रांसफॉर्मर का? वन लाइनर कॉन्सेप्ट क्या है? यस, ट्रांसफॉर्मर इज अ एसी वोल्टेज कंट्रोलर। अब ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। ये ट्रांसफॉर्मर का स्ट्रक्चर है, जाहिर है ना। ट्रांसफॉर्मर में इसको लेफ्ट साइड पे देखें, क्या है? जो तुम्हारा एसी इनपुट है वो किस पे आएगा? प्राइमरी कॉइल पे आएगा। जब प्राइमरी कॉइल पे आएगा तो उससे प्राइमरी कॉइल में क्या बनेगा? और ये ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स किस में लिंक हो जाएगा? सेकेंडरी कॉइल में। फेरेडे ने कहा था कि जब फ्लक्स बदलता है तो उससे क्या इंड्यूस हो जाती है? तो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा ये चीज, क्या ये फ्लक्स ऑल्टरनेटिंग है? तो क्या नॉर्थ साउथ स्विच हो रहे हैं? ये ट्रांसफॉर्मर का मेन वर्किंग है। ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग पता नहीं कुछ 100 मरतबा शायद लिखने को आई होगी, तो हर आदमी उसका रट्टा मार के जाता है। जरा इसका फ्लो मैप देखो। पहले क्या देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इनपुट एसी प्रोड्यूसेस ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरी चीज, ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स लिंक्स द सेकेंडरी कॉइल। तीसरी चीज, इंड्यूसेस इन ईएमएफ अकॉर्डिंग टू। चौथी चीज, magnitude of induced EMF can be controlled by नंबर ऑफ टर्न्स। अब तुम इसको यहां समझो कि फिर इस पूरी गेम के अंदर आयरन कोर क्यों चाहिए? क्योंकि आपने आयरन कोर से किसको गुजारना है? मैग्नेटिक फ्लक्स को। आयरन ही से मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों गुजारते हैं? क्योंकि आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, इट कैरीज द फ्लक्स इफेक्टिवली। याद है एक लफ्ज हमने पढ़ा था आयरन से रिलेटेड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, शील्डिंग। आयरन मैग्नेटिज्म को शील्ड कर लेता है। अब ये आयरन कोर है और ये गोल आयरन कोर है। ये प्राइमरी कॉइल है और ये क्या सेकेंडरी कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए? क्या पढ़ा था हमने? फेरेडे ने कहा था इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अगर तुम नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दो, अगर तुम नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दो तो ईएमएफ कम हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो तो ईएमएफ, इससे हम ईएमएफ कंट्रोल कर लेते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर का मेन कॉन्सेप्ट है। कि ट्रांसफॉर्मर का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ट्रांसफॉर्मर की दो टाइप्स हैं, स्टेप अप जो वोल्टेज बढ़ाता है और स्टेप डाउन जो वोल्टेज कम कर देता है। अब ये कॉन्सेप्ट, ये स्टेप अप है। कैसे पता ये स्टेप अप है? सेकेंडरी में टर्न ज्यादा है और ये स्टेप डाउन है, वोल्टेज कम कर देगा। हाँ, लैपटॉप के साथ ये जो लगा हुआ है ना, ये इसमें स्टेप डाउन है। जरा और से देखो, अब इसको पहचानो, ये स्टेप अप है स्टेप डाउन है? बताओ मुर्तजा। स्टेप अप है। क्यों? क्योंकि राइट साइड पे सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, ये स्टेप अप है। फॉर्मूलाज पे आ जाओ। ट्रांसफॉर्मर का मेन फॉर्मूला क्या है? ट्रांसफॉर्मर का जो मेन फॉर्मूला है वो ये वाला है, Vp अपॉन Vs इज इक्वल टू
NP अपॉन NS। दूसरा फॉर्मूला देखो, पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट VP IP इज इक्वल टू, ये ट्रांसफॉर्मर का हो गया। अब इसको तुम रट सकते हो, ये ट्रांसफॉर्मर की मास्टर इक्वेशन है, EP अपॉन EF। E का मतलब क्या है? EMF, N का मतलब और I का मतलब करंट। ऑल्टरेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ये कॉन्सेप्ट कभी कभी पूछता है कि याद रखना होता है कि ट्रांसफॉर्मर में क्या चीज कांस्टेंट है? पावर। तो ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज और करंट क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ट्रांसफॉर्मर जब वोल्टेज बढ़ाता है तो करंट डिक्रीज कर देता है। इन केस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ट्रांसफॉर्मर दो चीजों को नहीं बदलता। कौन सी दो चीजें? बोलो। पावर और दो चीजों को बदलता है, वोल्टेज और, शाबाश। एप्लीकेशंस, ट्रांसफॉर्मर की दो एप्लीकेशंस हैं, देखते कि बताना है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। ये क्या है? जो पावर प्लांट पे वोल्टेज बनता है उस वोल्टेज को हम बढ़ा देते हैं और उसको हम किस पे डाल देते हैं? ये जो खंबे लगे होते हैं, ग्रिड सिस्टम, घरों के करीब पहुंचकर वोल्टेज कम कर देते हैं। फायदा इस एक्सरसाइज का, जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट, जब करंट कम होगा तो पावर लॉस। तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का क्या फायदा लिखोगे? पावर लॉस डिक्रीज कर जाता है। लो वोल्टेज ट्रांसमिशन, ये क्या है? मोबाइल चार्जर है ना, इसका इनपुट क्या है देखो, और उसका आउटपुट वाई डायोड इज हियर, गुड, एंड वाई ट्रांसफॉर्मर इज देयर, स्टेप डाउन। टाइप्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन बहुत कम आता है, ज्यादातर ये आपको नजर नहीं आएगा। पावर ट्रांसमिशन के दो तरीके हैं, इसको क्या कहते हैं? खंबे पे तारे लगी हुई है ना, और दूसरा अंडरग्राउंड केबल्स। ओवरहेड का फायदा क्या है? फॉल्ट ढूंढना आसान है, रिपेयर करना आसान है। नुकसान क्या है? इट लुक्स वेरी बैड, तारे शॉर्ट हो जाती हैं, बारिश होती है, खंबे गिर जाते हैं, तारों में स्पार्क होता है। इस मेथड का फायदा क्या है? क्या इसमें मोटी तारे डाल सकते हैं? और मोटी तारों का फायदा, जो रेजिस्टेंस होती है क्या वो क्रॉस सेक्शनल एरिया या थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? जब आप मोटी तारें डालेंगे तो क्या उसकी रेजिस्टेंस कम होगी? बिल्कुल कम होगी। उससे आपका पावर लॉस कम हो जाएगा, आपको करंट ज्यादा मिलेगा। इस मेथड का नुकसान क्या है? अगर आपने गड्ढा भर दिया और बाद में कोई प्रॉब्लम आई, फिर आप दोबारा खोदेंगे। मैंने आपको बताया दुनिया भर में अब इन्होंने क्या किया है, पूरा टनल्स बनाई है नीचे। अब जैसे हमारे यहाँ तो आप देखते हैं रोड खोदते रहते हैं, खोद के चले जाते हैं, दूसरी कंपनी भरती रहती है। तो ये बजाय ऐसा करने के अब इन्होंने क्या किया है कि इस तरह जमीन में गड्ढे नहीं खोदते, बल्कि ये जमीन के नीचे पूरी टनल बनाते हैं और उस टनल में सब कुछ ले गए। उसका फायदा क्या होता है कि अब टनल के अंदर जाके अगर आप खुदाई करेंगे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि रोड तो ऊपर चल रहा है ना। नहीं, लेकिन टनल में भी खुदाई करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप टनल में कुछ खोदते हैं, जैसे कुछ लाइंस ऊपर गुजारते हैं, कुछ नीचे गुजारते हैं, वहां अगर आप डिगिंग का मतलब सिर्फ ये है कि आप ढक्कन खोलेंगे, मिट्टी हटाएंगे या जो भी स्लैब है वो हटाएंगे, ये निकल आएगी। तो ये फायदा है उस मेथड का। ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया। इस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आप पास पेपर वाली बुक निकाल लो। देखो, इस चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट्स चार हैं। चार मेन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? फैराडे लॉ, दूसरा, तीसरा, क्विकली रिवाइज करो व्हाट इज फैराडे लॉ। अगर कॉन्सेप्ट पूछा जाए, फैराडे ने कहा था जब किसी कंडक्टर से गुजरने वाला मैग्नेटिज्म बदलेगा, फ्लक्स कटेगा, तो उस कंडक्टर में क्या इंड्यूस होगी? लेंस ने कहा था ईएमएफ इंड्यूस होगी, लेकिन वो तुम्हारे एक्शन को
अपोज करेगी। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी मतलब मोशन को कन्वर्ट करके क्या बनाता है? बाय डिफॉल्ट जनरेटर एसी होते हैं, आप उनको डीसी कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर वो डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को कंट्रोल करती है, बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। हमने इस चैप्टर पे पहले कुछ काम किया हुआ है, हमने कुछ क्वेश्चंस पिछली क्लासेस जब हुई थी तो हमने किए थे। यहां से देखते हैं नवंबर 17 22 क्वेश्चन नंबर 11, ये वाला ईयर नंबर निकालो। मिला? अब देखो ये वो चैप्टर्स हैं जिनको तुम्हें बड़े सुकून से पेपर में करना होगा। सवाल भी इनके शुरू में नहीं होते, तो तुम शुरू में अपने आप को मेंटली स्टेबल कर सकते हो। आसान आसान सवाल आते हैं। ये सवाल जब आएगा, ये सवाल आते हैं जरा नीचे आके ना, पेपर के बीच में जाकर या आखिर में आकर। यहाँ एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि तुम उसको जबरदस्त किस्म का थ्योरी लेवल टच होगा। अगर सवाल किया हुआ तो मुझे बताइएगा। The metals in the list below have many different uses. State which metal from the list is used a compass needle. Compass needle परमानेंट मैग्नेट होती है, ठीक है, तो यहां स्टील लिख दो। पहला स्टील हो गया। दूसरा मैग्नेटिक स्क्रीनिंग, शील्डिंग। शील्डिंग के लिए वन एंड द ओनली आयरन। कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, उसमें भी आयरन आ जाएगा, गुड। डिस्क्राइब वन यूज फॉर अ ट्रांसफॉर्मर। मैंने ट्रांसफॉर्मर की कितनी एप्लीकेशंस करवाई हैं? दो। दो कौन सी? एक हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन और एक, नहीं सिर्फ ये नहीं लिख सकते ना, क्योंकि इंग्लिश पढ़ो क्या कह रहे हैं। अरे वन तो वन से पहले क्या लिखा हुआ है? अकलमंद, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। हाँ तो लिखो कि, लिखो इसके यूज में लिख दो कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, चूंकि जगह कम है तो आप डायरेक्टली लिख दो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन कॉमा डाल के लिखो कि वोल्टेज प्रोड्यूस्ड एट अ पावर हाउस, voltage produced at a powerhouse is increased, voltage produced at a powerhouse is increased, comma, shifted on the grid and then step down near the houses. चलो अब पढ़ो पार्ट 2। ट्रांसफार्मर का जो स्केच है वो एसी का स्केच होता है, तो एसी का स्केच आप ऐसे बना सकते हैं यूं करके। और उसमें वो कह रहे हैं कि इसका आउटपुट जो है, इसका इनपुट जो है वो 220 है। स्केच ऑफ अ ग्राफ ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। हमें पता ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, कुछ पता है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं बताया वो। नहीं ये तो जनरेटर है ना, ये जो स्केच बना रहा हूँ जनरेटर का है, लेकिन सप्लाइज एन इनपुट टू अ ट्रांसफार्मर। तो 220 रख लेते हैं, क्योंकि उसने और कुछ नहीं बोला कि लॉसेस कितने हैं और वो सारी चीजें ना। चलिए ये स्केच बन गया।
मैंने तुम लोगों के लिए डेटा बनाया, तुम लोग मुझे कैलकुलेशन करके दो। सिग्नल तो अभी तक रिज्यूम नहीं हो भाई, लगता है वो कोई अगर जुलूस वगैरह गुजरेगा तो। है ना, जब आप घर से निकली हैं तो आपने देखा ना कि सिग्नल वगैरह नहीं आ रहे व्हाट्सएप के और इंटरनेट के। तो तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन है घर से, डिड यू चेक कि हुआ क्या? हमारे घर में शायद कोई रिलीजियस इवेंट है। हाँ हाँ, कोई रिलीजियस इवेंट है तो फिर उस वजह से। क्योंकि मैं और मुर्तजा यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी आइलैंड में बैठे हुए हैं, तो हमें कुछ नहीं, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। जल्दी करो। 11 आ रहा है। चलो, अब इनका फेवरेट क्वेश्चन आ गया जो पिछले कम से कम 20 सालों से हमसे पूछ रहे हैं, ये वाली डायग्राम, और ये लोग रट्टा मार के जाते हैं कि आए तो हम देखेंगे। The figure shows a magnet next to one end of a solenoid. The terminals of the solenoid are connected to a very sensitive ammeter. The magnet is moved to the right at a constant speed and a reading is observed on the ammeter. Explain why there is a current in the ammeter. बताओ ना कि जो तुम्हारा मैग्नेट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही समझाया था ना, ये मैं जो बना रहा हूं ये क्या है? ये फ्लक्स है। और क्या ये फ्लक्स सॉलिनॉइड में कटेगा? ये फ्लक्स सॉलिनॉइड में कटेगा, और फ्लक्स कटने से या फ्लक्स बदलने से ईएमएफ इंड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो इस सर्किट में क्या इंड्यूस करेगा? करंट। और करंट किस में डिफ्लेक्शन लाएगा? गुड। अब चलो मुर्तजा इंग्लिश पढ़ो। 3 मार्क्स हैं। Approaches the solenoid, changes, this induces an EMF, very good, which induces a current as the circuit is complete. This causes a deflection या current in the, very good, perfect हो गया। तो लिख दो कि as the bar magnet approaches the solenoid, as the bar magnet approaches the solenoid, magnetic flux linking it changes, magnetic flux linking it, हाँ वो जगह कम है ना, तो फिर मैं ऐसी ग्रामेटिकल थोड़ा सा ब्लंडर तो करना पड़ता है ना। लिंकिंग इट चेंजेस, this induces an EMF according to Faraday law. This induces an EMF according to, this induces an EMF according to Faraday law. This induces an EMF according to Faraday law, comma, a current is induced detected by ammeter.
चलो अब ये वाला देखो। यस, क्योंकि लफ्ज आ गया अपोज, इसका मतलब है लेंस लॉ। अब जरा स्क्रीन पे देखो, जो करंट इसमें इंड्यूस होगा इस सर्किट में, ये करंट ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर इस सोलिनॉइड में क्या इंड्यूस करेगा? मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी इंड्यूस करेगा कि जानबूझकर इधर नॉर्थ बनाएगा और इधर साउथ, नॉर्थ सॉरी उल्टा बना दिया, सही कह रहे हो, मैंने गलत बनाया, इसमें इधर बनाएगा साउथ और इधर बनाएगा नॉर्थ। क्यों? ताकि वो साउथ साउथ को अपोज करे। तो लिखिएगा कि इंड्यूस करंट produces a magnetic field in the solenoid such that its south pole is facing the incoming south pole, such that its south pole is facing the incoming south pole. This is according to Lenz's law. चलो अब पढ़ो लास्ट पार्ट। The magnet stops when the south pole reaches the middle of the solenoid. सवाल पढ़ो फिर मुझे बताओ ये क्या कह रहे हैं। सोलिनॉइड पूरा उसके सोलिनॉइड के वो सेंटर में चला जाता है, बाहर मैग्नेट पावर रुक जाता है। अब वो कह रहे हैं कि अब बताओ द रीडिंग ऑन द एमीटर इज ऑब्जर्व व्हेन द मैग्नेट इज मूव टू द लेफ्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड दैट इज लेस देन इट्स स्पीड इन सी पार्ट 1। अगर स्पीड कम है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ कम होगी, और अगर ये उसको लेफ्ट की तरफ लेकर गया तो इसका मतलब पहले ये किधर लेकर गया था सोलिनॉइड को, अंदर, ऑपोजिट भी हो जाएगी। एक तो एमीटर अगर पहले यूं डिफ्लेक्ट हुआ था तो अब यूं होगा। हाँ, लेकिन हमें ये नहीं बताना ना कि राइट लेफ्ट थोड़ी बताना है, हमें बताना है कि पहले जो भी डिफ्लेक्शन थी अब डिफ्लेक्शन उसके ऑपोजिट है, तो हमें सिर्फ ऑपोजिट को फॉलो करना। तो नंबर 1 लिख दो, क्योंकि स्पीड कम कर रहे हैं ना। हाँ, तो आप लिखो कि लेस मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ less magnitude of induced EMF. नंबर 2 लिखो, deflection is opposite. अब है जून 17 21 का 7।
चलो अब पढ़ो। देखो सवाल तुम्हें देखते कैसे पता चल रहा है कि सवाल ईएम इंडक्शन पे है, क्योंकि सर्किट है और सर्किट में पावर सोर्स लगी हुई है, तो इसका मतलब सवाल ईएम इंडक्शन पे है। सोच के बोलो। नहीं है, अभी नहीं है। क्यों? पावर सोर्स लगी हुई है, तो इसका मतलब ये मोटर है, ये कोई और चीज है। चलो, एंड ए ऑफ द रॉड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ डीसी पावर सप्लाई एंड बी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। द करंट इन द रॉड एंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अ फोर्स ऑन द रॉड। पहले कह रहे करंट की डायरेक्शन बनाओ। करंट कैसे दिखाते हैं? करंट दिखाते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉट टू साउथ। यस। अब कह रहे फोर्स निकालो। मुझे करंट पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो बताओ कौन सा रूल लगेगा? बोलो तो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। लगाओ। अब अगर इसको लगाता हूं तो करंट आपसे दूर जा रहा है, अपवर्ड। मेरे पास तो डाउनवर्ड आ रही है, अपवर्ड कैसे आ रही है? तुम लेफ्ट हैंड, नहीं ये तुम्हारा राइट हैंड है ना? हाँ, लेफ्ट हैंड यूज करो। हाँ, तुम अभी मास्क लगा के क्यों बैठ गए? जब है भी कोई नहीं हो पूरे, जब जब कोविड फुल था तुम मास्क लगा नहीं रहते। अजीब आदमी। नहीं, अब तो कोविड खत्म हो गया तो मास्क लगा के बैठ गए। हाँ बताओ, तुम क्या कह रहे हो? हाँ, ऐसे होगा, राइट। तो फोर्स ऐसे आ रही है। द पावर सप्लाई इज रिमूव्ड, पढ़ो, and a sensitive voltmeter is connected between the ends A and B. When the rod is moved upward or downward, there is a reading on the ammeter. अब कह रहे हैं मैंने पावर सोर्स हटा दी और यहां पर मैंने क्या लगा दिया? वोल्ट मीटर। अब बताओ, अगर ये पावर सोर्स हटा देता है तो अब क्या ये सर्किट अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का केस बन जाएगा? क्यों? देयर इज नो पावर सोर्स। अब वो कह रहे हैं तुम अगर तुम वायर को ऊपर नीचे मूव करोगे तो फ्लक्स कटेगा। देयर इज अ रीडिंग ऑन द एमीटर। क्यों देयर इज अ रीडिंग ऑन द एमीटर? फ्लक्स कटेगा और क्या आएगी? यस। इंग्लिश देखो, यहां पर पार्ट 1 2 मार्क्स दे रहे हैं। लिखो कि द रॉड विल कट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, the rod will cut magnetic field lines as it moves up and down. The rod will cut magnetic field lines as it moves up and down. As it moves up and down, this induces an EMF according to Faraday law. The reading on the voltmeter is increased by using a stronger magnetic field. State one other way of producing a larger reading on the voltmeter. इंड्यूस ईएमएफ किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? आफ्टर फ्लक्स चेंज किस पे डिपेंड करती है? तो तुम बोल दो कि लिख दो कि इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स। आंसर लिख दो, इंक्रीज द नंबर ऑफ है। ये तो इनका स्टाइल होता है ना कि बाज लोग आज स्टूडेंट्स थोड़ा ज्यादा लिखना चाह रहे होते हैं। नवंबर 16 21 का 9।
The primary coil of a transformer is connected to 230 volt AC main supply. How the transformer operates? Full toss memory question है. ट्रांसफॉर्मर काम कैसे करते हैं? मैंने क्या बताया था? ट्रांसफॉर्मर अगर तुम सोचो तो ट्रांसफॉर्मर ये है और उस पर ये जो बना रहा हूं ये क्या है? कौन सी कॉइल है? प्राइमरी. और ये वाली जो है ये क्या है? ये सेकेंडरी है. अब ट्रांसफॉर्मर बताओ काम कैसे करता है? अभी समझाया था ना पूरा. यहां से फ्लक्स बनेगा और सेकेंडरी कॉइल में आएगा और जो फ्लक्स ऐसे गुजर के यहाँ आएगा वो फ्लक्स नेचर वाइज क्या होगा? ऑल्टरनेटिंग. यहाँ पहुंचकर सेकेंडरी कॉइल में पहुंचकर ये ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स क्या इंड्यूस करेगा? ये यहाँ पहुंचकर इंड्यूस करेगा क्या? अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ. और तुम ईएमएफ को कंट्रोल किससे करोगे? नंबर ऑफ टर्न्स. परफेक्ट हो गया. अब इसके 3 मार्क्स तुम्हें लेने. ये फुल टॉस मेमोरी क्वेश्चन है. तो लिखो कि एसी वोल्टेज सप्लाइड टू द प्राइमरी कॉइल, AC voltage supplied to primary coil AC voltage supplied to primary coil produces alternating magnetic flux which links to the secondary coil, which links to the secondary coil via an iron core, via an iron core it induces an EMF there according to Faraday law. It induces an EMF there according to Faraday law whose magnitude can be controlled by number of turns, whose magnitude can be controlled by number of turns. Chalo, part 2. The output voltage of the transformer is alternating and cannot be used directly as a DC power supply. In the space below, draw the symbol of a circuit component that allows the current to pass in only one direction. State the name. कौन सा component current को एक ही direction में hold कर लेता है? डायोड. और डायोड का ये वाला सिंबल है, इसका पूरा नाम क्या है? रेक्टिफाइंग डायोड. नीचे लिख दो रेक्टिफाइंग डायोड. हाँ चलेगा, मसला नहीं है वैसा भी. The figure shows a DC power supply being used to charge a rechargeable battery. The rechargeable battery is in series with the DC power supply and a 5.2 ohm resistor. Explain what is meant by EMF. Definition full toss होती है, गलती होने का उसमें कोई चांस नहीं होना चाहिए. EMF की definition क्या है? It is the amount of energy. It is the amount of energy dissipated. It is the amount of energy dissipated in driving a unit positive charge around a complete circuit.
चलो अगले पार्ट्स तुम लोग खुद करके दो, कैलकुलेशन वाले जो पार्ट्स हैं वो तुम लोग करके दो जल्दी से। सारा कुछ व्हाट्सएप ही डालते हैं। हो गया आंसर। उसके बाद इसका ये वाला पार्ट पढ़ो कि अ बैटरी charger has a plastic casing and double insulation. The battery charger is not earth. Why it is not necessary for the battery charger to be earth? आप एग्जामिनर को बताओगे कि देखो प्लास्टिक में करंट स्प्रेड नहीं कर सकता, डबल इंसुलेशन मौजूद है, इसलिए करंट के लीक होने का चांस भी कम है, इसलिए उसने उसको अर्थिंग करते कम है। जिन चीजों में मेटल केसिंग हो उनमें अर्थिंग करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर करंट उनमें आ जाए, जैसे इस्त्री की बेस मेटल की होती है, उसमें करंट आए तो सिवियर इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। अब इंग्लिश बनाओ, क्या लिखूं मैं कि प्लास्टिक इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। आंसर लिखो, प्लास्टिक इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। Double insulation decreases the chance of current leakage. Double insulation decreases the chance of current leakage. So earthing is not required. जून 16 21 का 11
चलो भी पढ़ो। इंड्यूस करंट्स कैन बी फॉर्म इन अ कॉइल ऑफ वायर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डिस्क्राइब हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ इंड्यूस करंट। अब वो आपसे कह रहा है कि आप अपनी पसंद का कोई भी एक्सपेरिमेंट दे दें। अब वो जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको आज रिवाइज करवाए वो दो थे। एक तो वो था ना तार वाला, तार ऊपर नीचे, और दूसरा बार मैग्नेट रखो और बार मैग्नेट के साथ किसको रख दो, बार मैग्नेट और सोलिनॉइड को रख दो। फरमाइश नहीं करो। चलो ये वाला ऑपरेटर्स ये इन्हीं ये इनका भी फेवरेट है, यही बना लेते हैं। करो, इसको ड्रॉ कर लो। नेट वगैरह के बगैर तो आप ऐसा लगता है जैसे आप डेजर्ट में आ गए, बिल्कुल किसी सब कुछ बदल गया अचानक। अच्छा, ये याद नहीं था कि आज ऐसी कोई एक्टिविटी है, बट विदाउट दीज थिंग्स ना वेरी feels that everything has stopped. अगर तुम बनाओगे तो इम्प्रेसिव है, मैंने नहीं बनाया क्योंकि उसको बनाने में थोड़ी एक्यूरेसी रखनी पड़ती है, तो जरूरत तो नहीं है वैसे, बट ऐसी चीजों को इंप्रेशन में काउंट करते हैं ना। चलो लिखो, शुरू कैसे करोगे कि मूव द बार मैग्नेट टूवर्ड्स द सोलिनॉइड। जगह नहीं है वैसे, वरना पहले ये जुमला लिखते हैं हमेशा कि अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन। ये लगा बंदा सेंटेंस है, लेकिन अभी चूंकि जगह कम है तो लिखो कि मूव द बार मैग्नेट टूवर्ड्स द सोलिनॉइड। Galvanometer shows deflection. Galvanometer shows deflection due to induced EMF. चलो पढ़ो। State two changes to the apparatus that increase the induced current. Very good. Increase the number of turns in the coil. ठीक है, एक हो गया। दूसरा, move the bar magnet faster. लिख दो। Increase number of turns in the solenoid. Move the bar magnet faster. अब आगे पढ़ो। लेंस लॉ कह रहे, स्टेट लेंस लॉ। क्या था स्टेटमेंट? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ the direction of induced EMF is always such that it opposes the source producing it.
कह रहा अब ये बताओ, ऊपर जो तुमने एक्सपेरिमेंट बनाया है उसमें लेंस लॉ लगा के दिखाओ। तो मैंने आपको बताया था लेंस लॉ कैसे लगता है इसमें। ये जो इसमें करंट इंड्यूस होगा वो करंट यहाँ सॉलिनॉइड में आकर क्या बनाएगा, मैग्नेटिज्म। अगर बार मैग्नेट ऐसे मूव कर रहा है तो ये जानबूझकर इधर कौन सा पोल बनाएगा, नॉर्थ, और इधर, ताकि आने वाले नॉर्थ को रिपेल करे। तो लिखो, नहीं डायग्राम को अपडेट नहीं करना, वो समझ हो जाएगी बहुत। लिखो कि द करंट इंड्यूस्ड इन द सर्किट, the current induced in the circuit produces a magnetic field in the solenoid. The current induced in the circuit produces a magnetic field in the solenoid. This produces a magnetic field in the solenoid whose north pole is facing the incoming north pole, whose north pole is facing the north pole to oppose the motion of the bar magnet, to oppose the motion of the bar magnet this is according to Lenz's law. चलो जल्दी से कैलकुलेशन कर दो, अगले पार्ट में कैलकुलेशन है उसको क्विकली परफॉर्म कर दो। आगे आंसर है ना तुम्हारे पास? मुर्तजा हो गया।
The 33 kilovolt voltage supplied to the factory is very high. Transmitting electrical energy at high voltage reduces energy losses in the transmission lines. Explain why. मैंने उसका कॉन्सेप्ट में दोबारा लिखा है कि पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, I²R। तो जब वोल्टेज इतना बढ़ा देगा तो करंट रिड्यूस होगा, जब करंट रिड्यूस होगा तो क्या चीज कम हो जाएगी, पावर लॉस। तो ये वाली, अब इसको ऐसे ही कॉपी कर लो क्योंकि वो टाइम बचेगा। चलो फिर आज का काम यहीं तक रोक लेते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो आज का काम यहीं तक है, वी विल इंशाल्लाह डू इट इन द नेक्स्ट क्लास।